बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक और गर्मा गर्म कौमी असम्बली में यानी कि दिन रहा और बड़ा सख्त किस्म का कौमी असम्बली में जो सियासी गर्मा गर्मी आज रही। तरीके से आपने फैसला कर लिया है कि जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता तब तक कौमी असम्बली का इजलास ऐसे ही चलेगा। सख्त जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा हुकूमत को, और मियाँ नवाज शरीफ को तो बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बिल्कुल जो है वो तकरीर नहीं करने देनी आने वाले 5 साल या जितने साल की हुकूमत रहती है। फिर जनाब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए खैबर पख्तूनख्वा के आज़ाद हैसियत में, और उन्होंने एक बड़ी ऑफर की आज, उस पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा जनाब यह है कि आज आमिर डोगर लड़े, स्पीकर का इलेक्शन हार गए, उनके मुकाबले में यास सादिक बन गए, जबकि जुनैद अकबर जो है पीटीआई के डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़े, उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। आमिर डोगर ने बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की, उन्होंने कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, और मैं अपनी राय का इजहार करूंगा आज आमिर डोगर की और अली अमीन गंडापुर की स्पीचेस सुन के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब मौलाना फजलुर रहमान अचानक से इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर चुके हैं, इधर से पीटीआई उनके पास भाग रही है, फिर नून लीग उनके पास भाग रही है, मियां नवाज शरीफ को भी भाग रही है, कभी शहबाज शरीफ उनके पास भाग रही है, हो क्या रहा है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो चुके मौलाना फजलुर रहमान, और क्या मौलाना फजलुर रहमान अगले कहीं लीडर की पोजीशन तो नहीं आ रहे, इस पर भी मैं खबर आपसे शेयर करूंगा। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर की तरह का एक और बड़ा मुकदमा आने वाला है। फिर नवाज शरीफ जो है वो नून लीग के सदर बनने जा रहे हैं अगले, और 22 से पहले वो लंदन भी पहुंच रहे हैं, और फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ की एक और सीट जो है वो आज दे दी गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। और इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले पे मैं आज बात करूंगा, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा दे दी है। वो डिप्टी कमिश्नर जिसने 69 के करीब जो है 69 MPO ऑर्डर जारी किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा जनाब, कौमी असम्बली के इजलास से जरा गुफ्तगू शुरू करते हैं, चूंकि आज दूसरा दिन था कौमी असम्बली का, और बड़ा ही आज गर्मा गर्मी रही कौमी असम्बली के माहौल में। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस है कि मैं अभी तक कौमी असम्बली के इजलास में नहीं जा सका। मैंने बीइंग रिपोर्टर 8 साल पार्लियामेंट को कवर किया है, और मैंने कौमी असम्बली का कोई भी इस तरह का इनॉग्रल सेशन छोड़ा नहीं है जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है, और कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो है कौमी असम्बली का नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा पिछले कोई 2 हफ्ते से मेरा उल्टा पाँव जो है वो फ्रैक्चर हुई है, उसकी टखने की हड्डी एक फ्रैक्चर हो गई है क्रिकेट मैच खेलते हुए। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, तो वो 6 हफ्ते के मेरी हैब पे हूँ जनाब, तो इसलिए मैं नहीं जा सका। आजकल बैसाखियों का इस्तेमाल किया जा रहा है चलने के लिए, तो मैं मिस किया मैंने, लेकिन मैंने टीवी पे सारा देखा, बड़ा एंजॉय किया मैंने, मिस भी किया सारे मामले को, लेकिन एंजॉय भी किया कि बड़ी गर्मा गर्मी थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ। अच्छा जनाब, इसमें ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने आज भी बड़ा टफ टाइम दिया है, और 2 दिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने नून लीग के और हुक्मरान बेंचेस के नाक में दम किया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक फैसला कर लिया, मुसम्मम फैसला, कि भाई जब तक ये असम्बली है और जब तक तहरीक इंसाफ को उनका चोरी किया गया मैंडेट वापस नहीं मिलता, असम्बली में इसी तरह से किसी को भी बात नहीं करने दी जाएगी। असम्बली की इजलासी कार्रवाई जो है वो किसी सूरत भी नहीं चलने दी जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ को तो ऐसा घेरते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान नारों में कि वो वोट डालने भी जाते हैं, 20-25 MNAs को साथ लेके जाते हैं अपना वोट डालने के लिए भी। कल भी उन पे एक मेंबर ने अपना मास्क फेंक दिया था पीटीआई के, उसकी बाय द वे स्पीकर ने उस मेंबर को आइडेंटिफाई करने का हुक्म दिया तहकीकात के लिए, लेकिन पीटीआई ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ दोनों में से किसी एक को भी स्पीच नहीं करने देंगे कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर। अच्छा, आज हुआ स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, और तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए, नून लीग के यास सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए, और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी जुनैद अकबर नहीं जीत सके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो कि आज आमिर डोगर ने, मुझे स्पीच उनकी बड़ी मज़ेदार लगी, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी, और लग रहा था कि चक्की में पिस के आने वाले एक सियासी वर्कर की ये स्पीच है। और अली अमीन गंडापुर की स्पीच पे भी मैं आगे चल के बात करूंगा, और उनकी तरफ से बड़ी ऑफर जो की गई उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो आज बात की आमिर डोगर ने, उन्होंने कहा जी कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 91 वोट में लेके बैठा हूँ, लेकिन अगर हमें हमारा मैंडेट चोरी ना किया जाता, हमें हमारी रिजर्व सीटें भी मिल जाती, तो आज 225 वोट लेके मैं स्पीकर नेशनल असम्बली मुंतखब होता। सब कुछ करके भी नून लीग का स्पीकर जो है वो 199 वोट लेकर मुंतखब हुए। लेकिन वो कहते हैं बड़ा अफसोस है कि मैंडेट हमारा चोरी कर लिया गया। और उन्होंने ये भी बात की आमिर डोगर ने, उन्होंने कहा जी कि कल का जो इजलास है वो तारफी सेशन नहीं था, वो ताज़ियती सेशन था, और पूरी कौम देख रही थी कि वो गर्मजोशी पूरी कौम के अंदर भी नहीं थी कि भाई इस तरह से मैंडेट चोरी करके ये असम्बली वजूद में आई है। और उन्होंने कहा जी आज भी जो इजलास हो रहा है इस पर भी वो, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आज स्पीकर मुंतखब हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी स्कूल से नहीं बैठेंगे कि जो जब तक मैंडेट जो हमारा चोरी शुदा वापस नहीं आता। इमरान खान की बात की, उन्होंने कहा जी मैंने जब तक 10 महीने कैद कटी, मुझे तो भूल गई जब मैंने इमरान खान को डटा हुआ देखा जेल के अंदर।
बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी, बड़ी मज़ेदार स्पीच थी, एक पॉलिटिकल वर्कर की स्पीच नज़र आ रही थी। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अब की मरतबा जो आई है पार्लियामेंट के अंदर ना, वो एक चक्की में पिस के, तो अब वो सियासी जमात होने के जो होते हैं ना, आपके पीछे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, उन तमाम पे अब पीटीआई जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पूरा उतर रही है। और मुझे स्पीच आमिर डोगर की सुन के बहुत मज़ा आया। अली मीन गंडापुर की स्पीच भी बहुत ही दिलचस्प थी, मुझे उसको भी मैंने पूरी लाइव सुनी, यानी कि टीवी पे, और बड़ा मैं लुत्फानंदोज़ हुआ स्पीच से भी। अली मीन गंडापुर आज मुंतखब हो गए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, तमाम तर रुकावटों के बावजूद वज़ीर आला मुंतखब हुए। और उन्होंने पहली स्पीच ही जो की, उन्होंने कहा जी मुझे सबसे बड़ा अफसोस, खुशी के साथ सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं तहरीक इंसाफ का होते हुए मैं आज़ाद हैसियत में आज वज़ीर आला मुंतखब हो रहा हूँ। और उन्होंने ऑफर भी किया, उन्होंने कहा जी कि धांधली की बड़ी बातें हमारे सूबे के अंदर भी हो रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर। तो उन्होंने कहा धांधली, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। और आमिर डोगर का वो जुमला मुझे याद आ गया जिन्होंने कहा था जी कि सब कुछ के बावजूद लोगों ने बैंगन, घड़ियाल, क्या क्या जो है वो जूता ढूंढ ढूंढ के उस पर लोगों ने ठप्पे लगाए, मोहरें लगाई आवाम ने। तो अली बिन गंडापुर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि ऑफर की आज कि भाई धांधली के बारे से मैं अपना हल्का और अपना पूरा सूबा मैं ऑफर करता हूँ, भाई खोलें आके फॉर्म 45 के मुताबिक अगर कहीं पे धांधली है आप करें, उसकी तहकीकात करें। लेकिन बाकी हुक्मरानों को भी मैं चैलेंज देता हूँ कि वो भी अपने अपने सूबों में अपनी अपनी जो मरकज की हुकूमत है, जो भी है, जहाँ जहाँ से लोगों को हुकूमतें बना रहे हैं, वो भी अपने अपने खोलें फॉर्म 45 के मुताबिक सूबे। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी ऑफर है। और इस पर अगर जाहिर है ना नून लीग मानेगी ना कोई और मानेगा, ऐसे ना नून लीग पंजाब में मानेगी ना ही नून लीग सेंटर में मानेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस तरह से इन हुकूमतों तक पहुँचे, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो इस पे होना ये चाहिए कि मेरा से एक अदालती कमीशन जो है वो बनना चाहिए। और अली अमीन ये भी कर सकते हैं कि वो खत लिखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि भाई एक तहकीकाती कमीशन जो है अदालती वो कायम किया जाए और इस मामले सारे की तहकीकात की जाए। बाकी उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उन्होंने अपने सूबे के अंदर शफाफियत के हवाले से बात की जी कि उन्होंने आज हल्फ उठाया कि भाई सारे हल्फ लें, कुरान पाक के ऊपर आज हल्फ लें कि भाई ना करप्शन करेंगे और ना करप्शन सूबे के अंदर किसी को करने देंगे। 9 मई के बारे से उन्होंने कहा जी कि अदालती कमीशन की मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि अदालती कमीशन बना के तहकीकात की जाए सारे मामले की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कैद हुए हैं हमारे सूबे के अंदर, कैद है मुख्तलिफ केसेस के अंदर, उसको उस पर उन्होंने पुलिस को ये हिदायत जारी की कि भाई 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर फौरी तौर पर उन सबको रिहा किया जाए, वरना जो पुलिस अफसर जिसके थाने में किसी वर्कर के खिलाफ केस होगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। अच्छा फिर जनाब, यानी कि ये जो 2 तकारीर थी, मुझे इस पर ये नज़र आया काफ़ी, मुझे मेच्योरिटी भी इन तकारीर के अंदर नज़र आई। मेच्योरिटी एक सियासी, मुझे यानी कि एक वर्कर की तकरीरें नज़र आ रही थी, एक मंजे हुए सियासी वर्कर की तकारीर थी दोनों। और इस पर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ जिस प्रोसेस से गुजरी है, ये जो सज़ाएँ होती हैं ना, जेला वतनी या जेल, ये पॉलिटिकल वर्कर्स को बड़ी मेच्योरिटी देती हैं, बड़ा उन्हें पुख्ता कर देती हैं और एक घात सियासतदान बनाती हैं। तो तहरीक इंसाफ के पास पहले एक वो पॉपुलैरिटी तो थी, लेकिन वो सियासी जो रमूज और काफ थे वो तहरीक इंसाफ ने अब सीख लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तहरीक इंसाफ अगर मरकज के अंदर आती है तो इट विल बी ए वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, विल बी ए वेरी डिफरेंट गवर्नमेंट। इमरान खान की रिहाई के बाद जब तहरीक इंसाफ दोबारा से अपने वो सारे जोबन पे आएगी तो एक मुख्तलिफ तरह की तहरीक इंसाफ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा फिर जनाब, मामला यह है कि मौलाना फजल रहमान इस सारे मामले में बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और उनके पास कभी तहरीक इंसाफ सुबह तहरीक इंसाफ पहुंचती है, दोपहर में नून लीग पहुंचती है, शाम में तहरीक इंसाफ, रात गए फिर नून लीग उनके पास पहुंची थी। आज नवाज शरीफ कुछ देर पहले उनके पास पहुंचे हुए थे। मामला यह है कि एक तो ज़ाहिर कल से तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर रही है और उसमें हुकूमत को खतरा सिर्फ ये, नून लीग को खतरा सिर्फ ये। और ये वही मौलाना फजल रहमान है जिनकी पार्टी को 1.5 हफ्ते पहले इसहाक डार ने बिल्कुल बड़ा वाज़ेह 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया था। बिल्कुल उन्होंने कहा, टक्का सा जवाब दे दिया था, भाई आपकी कोई जरूरत नहीं, हमारी हुकूमत के लिए हमारे पास नंबर पूरे हो गए, अब आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, यू हैव मिस द ट्रेन, आपने ट्रेन मिस कर दी, आपने देर कर दी है, अब हमारे पास आपकी कोई जगह नहीं है। आज भागे भागे फिरने मौलाना फजल रहमान के पास, चूंकि उसी मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ ने अहमियत देना शुरू कर दी है, इसलिए नून लीग उनके पीछे भागी भागी फिर रही है, नवाज शरीफ उनके पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, महमूद अजहज़ई भी थे, अख्तर मेंगर भी थे, वो भी इनके इत्तेहादी थे ना, उनके पास तो कोई नहीं जा रहा। मौलाना फजल रहमान क्यों? मौलाना फजल रहमान के पास जो मदरसों की जो पावर है, जो स्ट्रीट पावर है मौलाना फजल रहमान के पास वो बहुत तगड़ी है। और ये नजर आ रहा है नून लीग को भाई कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उन्हें अपनी हुकूमत की लाइफ इंश्योरेंस नजर आ रही है मौलाना फजल रहमान के हुकूमती बेंचेस में आने में। और ये उन्हें पता है कि मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक साहब के साथ मिलकर अगर कुछ स्ट्रीट पावर तहरीक साहब की भी किसी से कम नहीं है, तो ये दोनों अगर मिल जाते तो ये बड़ा लीथर कॉम्बिनेशन होगा पोजीशन में, तो ये चलने नहीं देंगे हुकूमत को बिल्कुल भी। तो मौलाना फजल रहमान ने कल कह भी दिया कि जो हालात में देख रहा हूँ, मुझे तो ये असेंबली मुद्दत पूरी करती हुई नजर नहीं आ रही, ना असेंबली ना हुकूमत, तो इसलिए नून लीग उनके पास मारी मारी फिर रही है, भागे भागे जा रहे हैं उनके पास। और एक और ऑफर भी मौलाना को दी जा रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऑफर ये है कि मौलाना फजल रहमान को लीडर ऑफ की पोजीशन का ओहदा भी जो है वो ऑफर किया जा रहा है कहीं ना कहीं से, और उस पर उन्हें ये कहा जा रहा है भाई कि आप ऐसा करें, आप लीडर ऑफ की पोजीशन आ जाएं,
तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो अभी तक अरकान आए हैं उनको इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखा जा रहा है, और उस पर मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का MNA या MPA भी नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट देखें, मैं अभी भी देख रहा था कुछ देर पहले भी, कि पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MPAs उन्हें शो नहीं किया जा रहा, वहां उन्हें इंडिपेंडेंट गिरदाना जा रहा है कौमी पंजाब असेंबली की वेबसाइट के ऊपर। तो अब वो जो खत था साहबजादा जो है हामिद रजा का 26 फरवरी का, जो उन्होंने लिखा तो जनरल नशिस्तों पे 5% खवातीन की कोटे से मुतालिक लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमने चूंकि जनरल इलेक्शन कोटे से नहीं किया तो इसलिए हमने हमारी खवातीन नहीं लड़ी उस कोटे पे। तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको ट्विस्ट देकर कुछ और एंगल दिया था जी, कि वो खुद कह रहे हैं भाई ना हमने इलेक्शन लड़ा ना हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि इस चीज़ को जो है वो लेते हुए इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक साहब को शायद ये सीटें यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे भी शायद उन्हें एक्सेप्ट ना किया जाए। इसका बड़ा नुकसान होगा तहरीक साहब को। नुकसान ये होगा अब नंबर 1 कि वो जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सारे, सेनेट का इलेक्शन में भी आगे आ रहा है, सेनेट में भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कौमी असेंबली में भी, तो उन्हें तोड़ने का बड़ा जो है वो इम्कान रहेगा, खतरा रहेगा कि उन्हें तोड़ा जा सकता है, बड़े आराम से किसी और पार्टी में ले जाया जा सकता है, शामिल करवाया जा सकता है। और दूसरा जनाब ये होगा कि सेनेट के इंतखाबात में नुकसान होगा, खुफिया वोट होता है वहाँ वारदात डल सकती है। फिर सदर के इलेक्शन में भी नुकसान हो सकता है, आगे कोई अदम एतमाद आती है उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए ये मुझे एक प्लान जो है वो नज़र आ रहा है, देखते हैं इस पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है। फिर जनाब PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अकबर शेर बाबा ने चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, हालांकि वो इलेक्शन नहीं लड़े इस मतलब इलेक्शन लड़े नहीं है लेकिन फिर भी पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा, एक और जो चीज़ है तहरीक साहब के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है वो ये है जनाब के ये जो है IMF को खत लिखने वाला मामला जो है उस पर मेरे पास इतला ये पहुंची, मेरी खबर ये है कि आर्टिकल 5 के तहत जो है लॉयल्टी टू द स्टेट के तहत जो है, जिसपे आपको याद है कि डिप्टी स्पीकर जब थे कासिम सूरी, उन्होंने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक जो थी उसे मुस्तरद किया था आर्टिकल 5 लगाते हुए। लॉयल्टी टू द स्टेट जो है ये उससे मुताल्लिक है ये आर्टिकल। तो इतलात जो है कि आर्टिकल 5 के तहत लॉयल्टी टू द स्टेट के तहत जो है वो मुकदमा कायम किया जाएगा। पहले एक रेजोल्यूशन आएगी कौमी असम्बली में, उस पर बहस होगी, उसके बाद फिर जब हुकूमत कायम हो जाएगी तो मुकदमा पहले कायम किया जाएगा रूफ हसन साहब के खिलाफ, उसके बाद फिर इमरान खान को भी उसकी जद में लाया जाएगा। ये इतलात है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं इस पर क्या होता है। रेजोल्यूशन तो गालिबन आ रही है या आ चुकी है। इसके अलावा जनाब मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ खबर यह है कि वो नून लीग के प्रेसिडेंट बन रहे हैं और पार्टी के मामलात को खुद चलाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ेगा पार्टी सदर का। और 22 को नून लीग, ये मैं आपको नून लीग के जराए बता रहे हैं, नून लीग के जराए से मालूम है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 22 मार्च से पहले बरतानिया चले जाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। वो वैसे उन्होंने मदीना मुनव्वरा भी जाना है, मक्का मदीना, वो रोज़े आखिरी 10 रोज़े वहाँ जाके रखते हैं वो। फिर एक और आज बगदाद अली तहरीक साहब के साथ उधर के लोधरा के बाद आज जो बगदाद अली PTI के साथ वो फैसलाबाद में, जो मैंने आपको बताया था कि ये काम होने वाला है, तहरीक साहब के साथ बलोच जो है वो कामयाब हो गए थे तांदलिया वाला से NA97 से। और वहाँ से अब ये हुआ है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने मामला सारा ट्रिब्यूनल बना के वारेफर कर दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 18वें 19वें दिन जो है वो रिकाउंट का ऑर्डर दे दिया और रिकाउंट में जो है वो अली गौर बलोच नून लीग को उन्हें कामयाब करार दे दिया गया है। और तहरीक साहब के साथ बलोच जो हल्फ उठा चुके हैं कौमी असम्बली का, और उधर से लोधरा वाले भी मेंबर हल्फ उठा चुके हैं। ये बड़ा स्मार्ट काम किया है उमर अयूब ने, के दोनों अरकान से हल्फ उठवा लिया है। तो अब PTI जाके वहाँ से स्टे भी ले सकती है अदालत से जाके ट्रिब्यूनल से, तो उस पर देखें कितना अर्सा मामला चलता है। लेकिन ये हल्फ उठाने वाली स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी तरीके साफी, लेकिन अब रिकाउंट में इनको PTI की दोनों सीटें जो है वो जीती हुई हरा दी, यानी कि अभी तक इलेक्शन जारी है। 8 फरवरी से शुरू होने वाला मामला जो है वो आज 1 मार्च होगी, अब तक मामला जारी है। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे ये बड़ा फख्र हो रहा है बाबर सत्तार साहब के ऊपर। बड़े ज़बरदस्त दलेर जज हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर इस तरह के दलेर जजेस भी मौजूद हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने DC इस्लामाबाद जो थे इरफान मेमन और SSP इस्लामाबाद जो थे जमील साहब उनका नाम था, तो इनके खिलाफ मलिक जमील या क्या थे, इनके खिलाफ उन्होंने 6 माह की इन्हें कैद की सजा सुना दी है MPO ऑर्डर जारी करने पे, यानी कि जो शहरियार अफरीदी के खिलाफ शनाना गुलजार के MPO ऑर्डर जारी किए थे, उन्होंने उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए थे। तकरीबन 69 अफराद की आज़ादियाँ सल्ब की हैं इन्होंने, इरफान नवाज मेमन साहब ने 69 MPO ऑर्डर इनकी तरफ से जारी किए जा चुके हैं अब तक। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने इन्हें 6 माह की कैद की सज़ा सुना दी है। और इनकी बाद में उन्होंने सज़ा चूँकि कम थी तो सज़ा इनकी कुछ उन्होंने 4 महीने की सज़ा जो है वो कम भी की है, माफ़ भी की है। बहरहाल अब वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे और जाके अपील उन्होंने दायर करनी है। लेकिन ये एक अच्छी प्रेसिडेंट जो है वो सेट की और बड़ा मजे का मैप बना के पूरा जो दिखाया है बाबर सत्तार साहब ने, किस तरह पिंग पोंग खेली जाती है शहरियार अफरीदी के साथ, यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, वो पूरा उन्होंने मैप अपने फैसले के अंदर शेयर किया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव ऑन पार्ट ऑफ जस्टिस बाबर सत्तार।
تو اس طرح کے دلیر ججز کو جو ہے وہ ہر صورت میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سسٹم کے اندر ان کا ہونا سسٹم کے اوپر عوام کے اعتماد کے والے سے ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو یہ آج کی جناب اپڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے. نئی خبریں اور نئے تجزیے لے کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.